Hello friends, welcome to the webinar on joint attention, eye gaze and sustained attention. इस टॉपिक को वेबिनार के लिए सिलेक्ट करने का पर्पस क्या है कि बहुत से पेरेंट्स को जब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो पेरेंट्स को पता है कि बच्चे के आई कांटेक्ट के ऊपर काम करना है, उसकी स्पीच के ऊपर काम करना है, उसके सेंसरी इश्यूज के ऊपर काम करना है। लेकिन बहुत से एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हाँ, ये भी इश्यूज हमारे बच्चे में हैं और इनके ऊपर भी काम करना है। और जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि हाँ, ये भी इश्यूज होते हैं और ये भी एस्पेक्ट हैं कुछ ऑटिज्म के, इनके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, तब तक आप शायद उन चीज़ों के ऊपर काम ना करो। तो उस वेबिनार का यही पर्पस है कि आपको बताया जाए कि जॉइंट अटेंशन, आई गेज़ और सस्टेन्ड अटेंशन ये क्या होते हैं और इन चीज़ों के ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, जॉइंट अटेंशन किसको कहते हैं। जॉइंट अटेंशन का मतलब है कि अगर मदर ने बच्चे को बोला वेयर इज़ द फैन या वो देखो फैन, तो बच्चा भी छत की तरफ फैन को देख रहा है, मदर भी फैन को देख रही है। टू पर्सन एक कॉमन ऑब्जेक्ट को एक सेम टाइम पे देख रहे हैं, तो इट मीन्स बच्चे में जॉइंट अटेंशन है। जैसे आपके घर में आपके पास कोई चेयर पड़ी है और आपने बच्चे को बोला वो देखो चेयर। अब मदर भी चेयर को देख रही है, बच्चा भी चेयर को देख रहा है, दोनों एक टाइम पे चेयर को देख रहे हैं, इट मीन्स बच्चे में जॉइंट अटेंशन है। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे हमने इस पिक्चर के थ्रू आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि मदर यहाँ पे बच्चे को ब्लॉक्स दिखाने की कोशिश कर रही है, मदर ब्लॉक्स को दिखा रही है, लेकिन बच्चा ब्लॉक्स की तरफ देखने की बजाय मदर को देख रहा है। हालांकि उसका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ब्लॉक्स के ऊपर। तो इस चीज की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चों में कमी पाई जाती है। बच्चे उस सब्जेक्ट को नहीं देखते जो मदर दिखाना चाहती है, रादर देन उनका फोकस आसपास की चीजों की तरफ ज्यादा होता है। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि उसको देखना चाहिए, जो उसको दिखाया जा रहा है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता। दिस इज कॉल्ड जॉइंट अटेंशन। आई गेज को कभी भी आप कंफ्यूज मत करना आई कांटेक्ट के साथ। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई गेज को एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे एक फोटो में एक लड़की बात कर रही है, अगर आप न्यूरोटिपिकल बच्चे की बात कर रहे हैं तो इस फोटो में बच्चे का ध्यान कहाँ पे होगा, उसका ध्यान इस लड़की के फेस की तरफ होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को वो बच्चा देखेगा, या ये लड़की जो बोल रही है उसके ऊपर बच्चे का ध्यान होएगा, न्यूरोटिपिकल बच्चे का। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चा फेस के एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाता। वो उसके उसके फेस पे एक्साइटमेंट है, वो सैड है जो बंदा बोल रहा है, या वो हैप्पी है, उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। उसका ध्यान पूरे फेस की तरफ भी ना होके फेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऊपर उसका ध्यान है। जैसे हमने प्लस का साइन डाल के यहाँ पे दिखाया है कि बच्चे का ध्यान पूरे फेस पे ना होके सिर्फ लिप्स, क्या उसका जो लोअर लिप्स है उसके ऊपर उसका ध्यान है। पूरे फेस पे भी बच्चे का ध्यान नहीं है, रादर देन उसका फोकस कहाँ पे है कि इस फीमेल के पीछे क्या-क्या चीज़ें पड़ी हैं। इसके पीछे कोई एलिफेंट है, कोई माउस है, कोई कार है, या इसका बैकग्राउंड कैसा है, जो इसके पीछे सामान रखा है या जो कर्टन लगा है वो कैसा है, उसके ऊपर बच्चे का ध्यान है। रादर देन उसका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, बच्चे की जो बोल रहा है उसके फेस की तरफ फोकस होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो अभी आप सब लोग इस पीपीटी को देख रहे हैं, आपका ध्यान मेरे बैकग्राउंड के पीछे पड़ी चीजों की तरफ नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड आई गेज। और आई गेज का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में देखा गया है कि बच्चे का ध्यान आसपास पड़ी हुई चीजों की तरफ ज्यादा होता है। वो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फेस में भी फेस में पूरे के पूरे फेस पे फोकस ना करके कुछ फेस के प्रॉपर, जैसे नोज पे उसका फोकस चला गया, ईयर पे चला गया, पूरे के पूरे फेस के ऊपर भी उसका फोकस नहीं होता। सस्टेन्ड अटेंशन एक किसी एक्टिविटी को, प्रोसेस को लंबे समय के लिए कर पाना। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं ब्लॉक्स का। अब यहाँ पे फर्स्ट फोटो में एक बच्चा चेस खेल रहा है, तो बच्चे को देखने से पता लग रहा है कि शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, शी इज शोइंग इंटरेस्ट, और वो उसका ध्यान है, वो बड़े ध्यान से अपने टर्न को ले रही है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड फोटो में देखें, बच्चा ब्लॉक्स को लगा के बैठ गया है, उसके फेस पे ना ही कोई एक्साइटमेंट है, ना ही कोई खुशी है, ना ही उसको ब्लॉक के साथ खेलने में देखने में कोई मजा आ रहा है, जस्ट ब्लॉक्स पड़े हैं और बच्चा उसको देख रहा है। तो उसमें सस्टेन्ड अटेंशन की कमी है। अब पेरेंट्स के साथ इश्यूज क्या आते हैं कि जो बिगिनर्स हैं उनको पता है कि हमें पता ही नहीं है बच्चे में क्या इश्यूज हैं। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको काफी नॉलेज भी हो चुका है,
उनमें भी हम लोगों ने देखा है कि उनको भी अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके बच्चे में जॉइंट अटेंशन है या सस्टेन्ड अटेंशन है, तो मोस्टली पेरेंट्स दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। उनको ये भी नहीं पता होता कि व्हाट इज़ जॉइंट अटेंशन। तो बहुत सारे एरियाज़ जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हमने इतनी प्रेज़ेंटेशन देखा, हमने बात की जॉइंट अटेंशन की, आई गेज़ की, सस्टेन्ड अटेंशन की। अब हमारा काम इतना नहीं है कि बच्चे में हमने बोला वो देखो फैन और बच्चे ने भी फैन देखा, आपने भी फैन देखा तो इट मीन्स उसमें जॉइंट अटेंशन आ गया, ओके? या बच्चे से आप बात कर रहे हो, बच्चा आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ रहा है, मम्मा खुश है, उदास है, तो इट मीन्स आप समझो कि बच्चे में आई गेज़ आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है इन तीनों, चाहे वो आई कॉन्टैक्ट है, चाहे वो जॉइंट अटेंशन है, आई गेज़ है, सस्टेन्ड अटेंशन है, इसके आगे लेवल्स होते हैं। तो आप देखो कि आपका बच्चा कौन से लेवल पे है, क्या उसका जॉइंट अटेंशन का लेवल 1 आया है या 2 और 3 भी आ गए हैं। तो ये लेवल्स क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जॉइंट अटेंशन का लेवल है। जॉइंट अटेंशन के लेवल 1 में क्या होता है, स्टिल पर्सन स्टिल बैकग्राउंड। जैसे आप देखोगे फर्स्ट फोटो में हमने क्या दिखाया है कि एक कपल है जो कि सीनरीज को देख रहा है, पेंटिंग्स को देख रहे हैं, वो फोटो को देख रहे हैं किसी को। इस टाइम पे क्या है कि वो घूम के फोटोग्राफ नहीं देख रहे, खड़े हैं। स्टिल पर्सन स्टिल बैकग्राउंड, जैसे एक बच्चा फ्लैश कार्ड के साथ फ्लैश कार्ड देख रहा है, तो बच्चा घूम घूम के फ्लैश कार्ड नहीं देख रहा, वो एक चेयर पे बैठा है और फ्लैश कार्ड भी कहीं भाग नहीं रहे हैं, फ्लैश कार्ड भी टेबल के ऊपर पड़े हैं। स्टिल पर्सन स्टिल बैकग्राउंड, अगर स्टिल पर्सन स्टिल बैकग्राउंड में आप जैसे बच्चे को आपने बोला कि वो देखो चेयर, तो उसने चेयर को देखा, इट मीन्स उसमें ज्वाइंट अटेंशन का सिर्फ लेवल 1 आया है। लेवल 2 क्या होता है, स्टिल पर्सन एंड मूविंग बैकग्राउंड। स्टिल पर्सन एंड मूविंग बैकग्राउंड में क्या है कि जैसे सपोज कीजिए आपका बच्चा बालकनी में खड़ा है, सामने से कोई बारात निकल रही है। अब आपने बोलते हैं बारात में बहुत सारे लोग नाच रहे हैं और आपने सडनली बच्चे से पूछा कि पिंक साड़ी वाली आंटी कौन है? या येलो कलर के दुपट्टे में जो आंटी डांस कर रहे हैं आप उसको देख रहे हो? या फिर दूल्हा कहाँ है? और अगर बच्चा उन बहुत सारा बच्चा दूर है, बारात दूर है, थोड़ा-सा डिस्टेंस है दोनों में और क्राउड बहुत ज़्यादा है, स्टिल अ चाइल्ड इज़ एबल टू आइडेंटिफाई हू इज़ द लेडी इन द पिंक कलर साड़ी, तो इट मीन्स उसमें जॉइंट अटेंशन का लेवल 2 आ गया है, जिसमें स्टिल पर्सन बच्चा खड़ा है बालकनी में, बच्चा नहीं घूम रहा है, लेकिन बैकग्राउंड इज़ मूविंग और उस मूविंग बैकग्राउंड में किसी ऑब्जेक्ट को पहचान लेना, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड लेवल ऑफ जॉइंट अटेंशन। सेकंड लेवल में एक कैमोफ्लेज भी आता है। कैमोफ्लेज में क्या होता है, कंफ्यूजिंग बैकग्राउंड में चीज़ों को देख लेना। कंफ्यूजिंग बैकग्राउंड का हमारा मतलब क्या है कि जैसे आप दोनों फोटोग्राफ्स में देखेंगे, एक पैरट है जो कि पेड़ पे बैठा है। अब पैरट का कलर भी ग्रीन है और पेड़ के जो पत्ते हैं, लीव्स का कलर भी ग्रीन है। अब बच्चा ग्रीन ग्रीन को कंफ्यूज नहीं कर रहा, उसको पता है कि इन ग्रीन कलर के लीव्स में ग्रीन कलर का पैरट बैठा है। तो इट मीन्स कंफ्यूजिंग बैकग्राउंड में अगर बच्चा ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है तो इट मीन्स उसमें ज्वाइंट अटेंशन का लेवल 2 आ गया है। ज्वाइंट अटेंशन के लेवल 3 में क्या होता है, मूविंग पर्सन मूविंग बैकग्राउंड। मूविंग पर्सन मूविंग बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि जैसे आप ट्रेन में कहीं पे जा रहे हैं, जब आप ट्रेन में जा रहे होते हैं और ट्रेन चल रही होती है तो हमें क्या लगता है कि बाहर की जो सीनरी है वो सारी घूम रही है, पेड़ पौधे पहाड़ सब घूम रहे हैं, ओके। तो मदर सडनली बच्चे को बोलती है कि वो देखो टावर, या वो देखो हिल, वो देखो झरना। तो चलती हुई ट्रेन में से अब ट्रेन उस झरने को, उस पहाड़ को दिखाने के लिए रुकेगी नहीं, वहां पे बच्चे को दिखाने के लिए ट्रेन चल रही है और कुछ ही देर में जो मदद दिखाना चाहती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो इमेज गायब हो जाती है। मदर वहां पे रुकी नहीं रहेगी उस टॉवर को दिखाने के लिए, लेकिन बच्चा उतने सेकंड में, न्यूरोटिपिकल बच्चा उस पहाड़ को, इस पेड़ को देख लेता है जो मदर दिखाना चाहती है। इट मीन्स हम लोग ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन इज इन अ मूविंग कंडीशन और जो बैकग्राउंड है वो भी मूविंग है। मूविंग पर्सन भी अगर मूविंग बैकग्राउंड में से चीजों को पहचान ले, उसको देख ले, तो इट मीन्स उसमें ज्वाइंट अटेंशन का लेवल 3 आ गया है। लेवल्स ऑफ आई गेज, अब आई गेज के लेवल्स की बात करते हैं। लेवल 1 क्या होता है आई गेस का, लुकिंग एट पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग। जैसे इसमें हम आप देखोगे कि तीनों फोटो में क्या है कि बच्चा कोई कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहा है, कार को देख रहा है, मम्मा से बातें कर रहा है, मम्मा का फेस देख रहा है, तो इट मीन्स उसमें आई गेस का फर्स्ट लेवल आ गया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि सपोज आपने बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, सपोज एक प्लेन बैकग्राउंड है, आप दीवार के आगे कार रख के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कार को लेके जाते हो और बच्चा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कार को देख लेता है, तो उसमें आई गेस का फर्स्ट लेवल पार कर लिया है। आई गेस के सेकंड लेवल में क्या होता है, एंगल चेंज होता है, आई रोटेशन होती है, स्टिल वी हैव टू परसीव।
जैसे कार अब सीधी ना चल के ऐसे घूम के चल रही है, तो कार अगर ऐसे घूम के चल रही है, ऊपर-नीचे होके चल रही है, तो उसके लिए आई रोटेशन बच्चे में होना ज़रूरी है। अगर बच्चे में आई रोटेशन नहीं है, तो वो सीधी-सीधी चीज़ों को देख पाएगा, लेकिन जहाँ पे उन्होंने ज़ूम, ज़िगज़ैग होना शुरू किया, तो वो देख नहीं पाएगा। दिस इज़ कॉल्ड सेकंड लेवल ऑफ आई गेज़। या फिर एंगल चेंज। एंगल चेंज का मतलब क्या है कि एक फ़ोटो सीधी है, तो बच्चे ने पहचान लिया कि ही इज़ माय फादर, ये मेरी मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, लेकिन जैसे हमने फ़ोटो को उल्टा कर दिया, अब एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज होने के बाद भी अगर बच्चा उस फ़ोटो में से फैमिली मेंबर्स को पहचान लेता है, तो इट मीन्स हम बोलेंगे कि उसकी आई गेज़ का सेकंड लेवल पार कर लिया है। आई गेस का थर्ड लेवल क्या है, इसको थोड़ा समझने की ज्यादा जरूरत है। जैसे एक गाड़ी में बच्चा किसी को बिठा के दूसरा बच्चा उसको खींच रहा है, अब बीच में पेड़ आ गया। अगर एक न्यूरोटिपिकल बच्चा इसको देखेगा या आप और हम इस फोटो को देखेंगे, तो हमें समझ आ जाता है कि जो रस्सी है, जहां पे पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ के पीछे भी रस्सी है। वो नजर नहीं आ रही, लेकिन रस्सी है पेड़ के पीछे। लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चा सोचेगा कि रस्सी का थोड़ा सा जो हिस्सा है बच्चे के हाथ में है, कुछ हिस्सा गाड़ी के साथ बंधा हुआ है, लेकिन बीच में पेड़ है, इसके पीछे रस्सी नहीं है। तो कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, एज्यूम करनी पड़ती हैं, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चा उन चीजों को एज्यूम नहीं कर पाता है। जैसे एक रोड साइड पे खड़ा हुआ बच्चा सड़क के किनारे गाड़ियों को चलता हुआ देख रहा है। अब जो आगे की गाड़ियां चल रही हैं वो उसको नजर आ रही हैं, लेकिन एक गाड़ी चल रही थी, सडनली उसके आगे एक ट्रक आ गया और ट्रक ने गाड़ी को छुपा लिया। अब ट्रक के पीछे गाड़ी है, वो दिख नहीं रही, लेकिन गाड़ी है। जैसे ही ट्रक क्रॉस कर जाएगा तो गाड़ी फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इन चीजों को एज्यूम करना पड़ता है, वो दिखती नहीं है। तो अगर बच्चा इन चीजों को एज्यूम कर पा रहा है देख के, तो इट मीन्स उसमें थर्ड लेवल को आई गेस के क्रॉस कर लिया है। सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन का लेवल 1 क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द स्टिमुली। आइडेंटिफाइंग द स्टिमुली का मतलब है कि अगर आपके टेबल पे 15-20 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, अगर बच्चे को अपनी मर्जी का कुछ सामान चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, अगर वो 15 ऑब्जेक्ट में से जो उसको चाहिए उसको पहचान के उठा लेता है, तो इट मीन्स उसने सस्टेन्ड अटेंशन का लेवल 1 क्रॉस कर लिया है। सेकेंड लेवल में क्या होता है? फाइंडिंग द राइट स्टिमुली। फाइंडिंग द राइट स्टिमुली का मतलब क्या है? अब बच्चे के पास कीबोर्ड आ गया, अब बच्चे ने हैट टाइप करना है, कीबोर्ड के HAT हैट लिखना है। तो कीबोर्ड पे 26 अल्फाबेट्स हैं, 10 न्यूमेरिक्स हैं, स्पेशल कीज हैं, एरोज हैं, बहुत कुछ है। उसमें से H को पर्टिकुलर ढूंढना और उसको लिख लेना, टाइप कर देना, HAT टाइप कर देना, इट मीन सस्टेन्ड अटेंशन का लेवल 2 उसने पार कर लिया है। थर्ड लेवल में क्या होता है कि जब भी आप देखोगे कि बच्चा टाइपिंग करता है, तो हम लोग भी जब टाइप करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ टाइपिंग में नहीं होता, हम स्क्रीन को भी देखते हैं कि टाइपिंग करते हो हम कुछ एरर तो नहीं कर रहे हैं, और फिर हम उसको सही करते हैं। इट मीन्स ऑन द सेम टाइम यू हैव टू, योर फोकस इज ऑन द कीबोर्ड एंड यू आर वॉचिंग स्क्रीन ऑल्सो टू आइडेंटिफाई कि वेदर यू आर टाइपिंग इन अ करेक्ट वे और नॉट। तो सस्टेन्ड अटेंशन के लेवल 3 में बच्चे ने हैट को लिख भी लिया और स्क्रीन पे देख भी लिया है कि मैंने हैट पे सही ढंग से, स्क्रीन पे सही ढंग से हैट को टाइप किया भी है कीबोर्ड की हेल्प से कि नहीं किया। अब हम एफ रेलेवेंस क्या है आई गेज, जॉइंट अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन का। अगर हमने बच्चे के आई गेज, जॉइंट अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन पे काम नहीं किया, तो बच्चे को रियल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस में जब बच्चे को किस चीज पे फोकस करना है, कहाँ करना है, कब करना है, वो नहीं पता चलता। अगर हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या आपका बच्चा रोड क्रॉस कर लेता है, तो अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है, तो मेरे पास 11 साल का भी अगर बच्चा है, उसकी मदर का यही आंसर आता है कि वो रोड क्रॉस नहीं कर पाता। या क्या वो क्लास में अटेंटिव होके बैठता है, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका रिप्लाई आता है कि वो अटेंटिव होके नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि हमने उसके आई गेज, जॉइंट अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन के ऊपर काम नहीं किया। हमने रोड क्रॉस करना है, अब जब रोड क्रॉस करना है तो उस टाइम पे बहुत सारी बस आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई साइकिल आ रहा है, स्कूटर आ रहा है। उन सारे ऑब्जेक्ट को एक टाइम पे देख पाना और उन सारे ऑब्जेक्ट को देखते हुए, मूविंग बैकग्राउंड को देखते हुए वहां से सड़क को क्रॉस करके जाना, इट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन दैट। अभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि नॉर्मली बच्चों को फ्लैश कार्ड से पढ़ाते हैं घर पे, जब भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है, और ऐसे पढ़ाना भी चाहिए। फ्लैश कार्ड इज द राइट वे टू टीच योर चाइल्ड इन द इनिशियल लेवल। लेकिन जब क्या होता है, पेरेंट्स ने फ्लैश कार्ड से बच्चे को पढ़ाने की आदत डाल ली, तो फ्लैश कार्ड क्या है कि अगर एप्पल का फ्लैश कार्ड है तो उसमें एप्पल ही दिखेगा, मैंगो नजर नहीं आएगा। या फिर में उसमें बहुत सारे एप्पल्स नहीं बने होते, उसमें सिर्फ एक ही एप्पल बना होता है।
लेकिन जब बच्चा क्लास में जाएगा, क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उसको कन्फ्यूज़ करेंगी। वहाँ पे फ्लैश कार्ड की हेल्प से टीचर नहीं पढ़ाएगी। हो सकता है कोई वीडियो लगा के बच्चे को दिखाई जाए। हो सकता है जैसे हम फ़ोटो में देख रहे हैं कि 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान क्लास में है, लेकिन ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जो बच्चा है, उसका ध्यान टीचिंग में नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि उसको आस-पास की चीज़ों में उसको अच्छा लग रहा है देखना। हुँ? या फिर टीचर के हाथ में जो उसने चार्ट बोर्ड पकड़ा है, उसमें उसने बहुत सारे एनिमल्स बनाए हैं। अब फ्लैश कार्ड में तो एक ही होता था, यहाँ पे तो बहुत से हैं, और उन सारे एनिमल्स को दिखाते हुए टीचर किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में से उसने लाइन के बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो हमने तो बच्चे को फ्लैश कार्ड से पढ़ाने की आदत डाली हुई है, तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो हम लोगों ने बच्चों को जो इनिशियल लेवल्स हैं, मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, आई कॉन्टैक्ट के इनिशियल लेवल के ऊपर काम कर लिया, जॉइंट अटेंशन पता लग गया, इनिशियल लेवल के ऊपर काम किया कर लिया, लेकिन वो आगे के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटिज्म अलोंग विद देयर लेवल्स, कि अब ये स्टेप मेरे बच्चे का पूरा हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाएं। जैसे प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, तो प्लेग्राउंड में क्या है कि एक ही टाइम पे आपका ध्यान बॉल, मतलब फुटबॉल मूव हो रहा है, उस पे भी होना चाहिए, आसपास के बच्चों के मूवमेंट्स पे भी आपका ध्यान होता है। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। तो इन सब चीजों के लिए अगर हम उसकी जॉइंट अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन, आई गेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे बच्चा इन सब चीजों में पीछे रह जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। Thank you so much for your time and patience. In the coming webinar, we'll tell you few activities how to improve eye gaze, joint attention and sustained attention in autism. और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।